कल हम क्वेश्चन कर रहे थे और चेक द अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक अपन में पढ़ा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन हमने पढ़ा था। सनराइज स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, हमने 7th क्वेश्चन पे पहुंचे थे कि व्हाट इज द गेन, उसने गेन क्या किया है, एंड व्हाट इज द लॉस ही इनकर्ड, लॉस क्या इनकर किया है उसने। तो लॉस तुमने बताया था कि क्या लॉस है। फिर डेटर कौन है और उससे कितना अमाउंट रिसीवेबल है, तो ये क्वेश्चन चल रहा था। तो अपना डेटर कौन है इस क्वेश्चन में और उससे कितना अमाउंट रिसीवेबल है कंपनी को। 1,00,000 1,00,000 मिस्टर रवि से। मिस्टर अभी से 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए का सामान हमने उधार में उसको बेचा है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस। अच्छा, मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस बताओ एक बार कितना हुआ है। ये भी शायद हमने कर लिया था ना तब। हाँ, ये कर लिया था। व्हाट इज द determination of following are asset, liability, revenue, expense, and not name the following: sales, debtor, creditor, salary to manager, discount to debtors, drawing by owner। ये सारे क्वेश्चन मतलब हमने कर लिए कि इसमें ड्राइंग क्या है, लाइबिलिटी क्या है। अच्छा, एसेट क्या है इसमें बताओ। चलो, एसेट क्या है इसमें इस एग्जांपल में। एसेट्स हाँ, संपत्ति है वो जिससे वो बिजनेस चालू करेगा। गुड्स हो गया, वो लैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और ट्रांसपोर्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट सब कैसे हो एसेट्स गया। है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसेट कैसे हो गया। तो वो बिजनेस चलाने के लिए उसको सहायक है। हम्म, कोई भी जैसे हाँ यहाँ से सामान सामान कहीं इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है उसके लिए। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, मतलब क्या करता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या एक्टिविटी करता हूँ मैं। क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने खुद अपने पास कुछ खरीदा। ना। क्या मैंने उसकी ओनरशिप हाँ। अपने पास रखी है। क्या ट्रांसपोर्ट नहीं। करने के लिए मैंने कुछ खरीद के अपने पास रख लिया है जिसको कि मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, या जिसका मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट अभी नहीं उठाया है। जब भी मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेता हूँ तो डायरेक्टली खर्चा हो गया ना। उसमें मैंने कुछ अपने पास तो रखा नहीं लेके कि मैंने ट्रक खरीद लिया और अपने पास रख लिया, फिर उससे मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस दूंगा। अगर मैंने ट्रक खरीद लिया तो मेरा एसेट हो गया, क्योंकि मैंने खरीद के अपने पास कुछ क्रिएट कर लिया ना, एसेट क्रिएट किया ना अपने पास। अब एसेट क्रिएट कर लिया, कोई भी मशीनरी बना ली जो कि जिससे कि मैं बिजनेस करूंगा, जो कि मेरे बिजनेस करने में सहायता देगी। अब ट्रांसपोर्ट कैसे सहायता देगा। ट्रांसपोर्ट तो डायरेक्ट ही खर्चे खर्चा हो गया ना। डायरेक्ट डायरेक्ट जो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए सीधा सर्विस हो गया। ऐसे ट्रायंगल नहीं बना ना। ट्रायंगल कैसे बनेगा। ओनर ने पैसा लगाया, फिर मैंने एसेट खरीदा, एसेट खरीदा उसके बाद वो पैसा गया खर्चे में। तो जब भी मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहा हूँ वो तो डायरेक्ट खर्चे में जा रहा है, उससे तो मैंने कुछ खरीदा नहीं, मेरे पास कुछ आया नहीं। क्या आया मेरे पास, कुछ भी नहीं आया। तो मैं उसको एसेट कैसे बोलूंगा। एसेट तो तब बोलूंगा ना जब पैसे के बदले में मेरे को कुछ मिला है। ठीक है, पैसे के बदले में मेरे को कुछ मिला है और उसको मैं फर्दर यूज करूंगा। पैसे, कैश और कैश इक्विवेलेंट या कैश के मतलब मॉनेटरी टर्म में जो कोई आइटम मेरे पास है जिसको मैंने अभी खर्च नहीं किया है, वो मेरा एसेट। ठीक है। अब ये क्या है, लाइबिलिटी क्या है। दायित्व जैसे क्रेडिटर हो गई, ये लाइबिलिटी में आता है। क्रेडिटर, डेब्टर। डेटर और कैसे क्या। डेटर नहीं आएगा, डेटर तो एसेट्स में आता है। वो हमारी हाँ संपत्ति है क्योंकि उसके पास हमारा पैसा है। हाँ,
हमारे पास डेटर का रिसीवेबल है, यानी कि जो पैसा मैनेजमेंट ने लगाया वो पैसा हमने बिल में रखा हुआ है, अभी बिल में रखा हुआ है, उधार में दिया है, बिल में रखा हुआ, जब तक नहीं आएगा एसेट की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एसेट क्यों मानेंगे उसको, क्योंकि वो मेरे पास उसके हमारे वो जब वो पैसे हमारे वापस करेगा तो हमारे कैपिटल उस पे कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, तो हाँ हमारी देखो, कैपिटल कैश बढ़ जाएगा। एक सेंटेंस था। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर चार्ज इन एसेट। ठीक है, क्रेडिटर चार्ज इन एसेट, यानी कि अगर मेरे को किसी से पैसा लेना है तो मेरा क्या है, अधिकार है उसकी टोटल संपत्ति में से कुछ, जितने का वो देनदार है मेरे को। यानी कि अगर मान लो मैंने किसी को सामान बेचा और उस आदमी की वैल्यू जो है टोटल बिजनेस और घर बार सब मिला के 1 करोड़ की है, मैंने उसको 10 लाख रुपए का सामान बेचा, तो क्या मेरी 10 लाख रुपए की उसकी टोटल एसेट पे चार्ज है कि नहीं है? 10 लाख रुपए हाँ, मैं उसकी एसेट पे से रिकवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? इसको बोलते हैं कर सकते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑन एसेट, सॉरी चार्ज ऑन एसेट। यानी कि लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी है क्रेडिटर का चार्ज ऑन एसेट। सिमिलर उस एग्जांपल को उल्टा कर दो, ये तो हमने किसी को उधार दिया है, सॉरी किसी से उधार लिया है, तो किसी से अगर उधार लिया है तो हमारी एसेट पे उसका चार्ज बन गया। यानी मेरे पास अगर टोटल मेरी वैल्यूएशन जो है, टोटल एसेट मेरी अगर 10 लाख रुपए है और मैंने किसी से उधार 1 लाख रुपए खरीदा है, तो उसका मेरी एसेट पे अधिकार है, 1 लाख रुपए का अधिकार है। ठीक है, वो मेरी टोटल एसेट में से 1 लाख रुपए मुझे उसको देना है, उसका मेरा अधिकार है। तो सिमिलरली अगर मैं किसी को सामान देता हूं, सामान अगर मैं किसी को देता हूं तो उसकी एसेट में मेरा अधिकार है। ठीक है, यानी कि मैं किसी को सामान बेच के ये समझूंगा कि मेरा एक एसेट है, एसेट है ना, लायबिलिटी तो है नहीं। लायबिलिटी तो तब होगा जब मेरे को किसी को देना होगा और उसका चार्ज मेरी एसेट पे होगा। समझे ये क्रॉस फंक्शनिंग, समझे थोड़ा? चलो आगे करते हैं हाँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू जिससे हम पैसा अर्न करते हैं। रेवेन्यू होता है सेल, सर्विस देना किसी को, सामान बेचना किसी को, रेवेन्यू होता है। एक्सपेंस, एक्सपेंस खर्चा। खर्चा होता है जो खर, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने जो भी पे आउट लगाया वो क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंस। यानी कि रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने किसी को सैलरी दिया, स्टाफ को, मैंने कोई सामान खरीदा। ठीक है, जो भी रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने खर्चे किए, जो भी मैंने खर्चे किए, जो भी मैंने पे आउट दिए फॉर द ट्रेडिंग पर्पज, फॉर द बिजनेस पर्पज, वो क्या होते हैं, एक्सपेंस। ठीक है, और नन ऑफ द एसेट, जैसे सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, सैलरी, डिस्काउंट टू डेटर, ड्रॉइंग बाय ओनर, ये सब चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे चैप्टर में, आज हमारा चैप्टर शायद क्लोज हो जाएगा ये। तो समरी विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब समरी यहाँ पे दिया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए। भाई हमने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उससे हमने सीखा क्या? भाई हम कुछ पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, उसने हमें कुछ सिखाया होना चाहिए, तभी तो पढ़ने का मतलब है ना। अगर हमने, पढ़ाई का क्या मतलब होता है, पढ़ाई का मतलब होता है कि पढ़ाई आपके अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट करती है, आपको सोचना सिखाती है, आपके अंदर नए नए विचार लेके आती है। भाई आपको पहले पता नहीं था, आपके पास ये विचार नहीं था कि एसेट क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं था भी एसेट किसको बोलेंगे। अगर मेरे पास कोई पैसा आ जाए, मैं कोई दुकान खोल के बैठा हूँ, तो मैं दुकान में किस चीज को एसेट बोल दूंगा, किसको खर्चा बोल दूंगा, किसको क्रेडिटर बोल दूंगा, किसको डेटर बोल दूंगा। तो ये सारे नए नए विचार, नए नए थॉट्स हमने सीखे, नई लर्निंग हमने ग्रेस की। तो जब चैप्टर 1 है उसको लर्निंग जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, यानी ये चैप्टर हमें क्या क्या सिखाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है,
उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि उसने चैप्टर ने हमें सिखाना है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर ने हमें क्या सिखाना है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ ये अकाउंटिंग। इस चैप्टर का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें सीखना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्न द अकाउंटिंग। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्न द अकाउंटिंग, और चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है हमें सिखाना। उसका ऑब्जेक्टिव है हमें सिखाना और हमारा ऑब्जेक्टिव है सीखना। तो ये दोनों की ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं चैप्टर ने हमें कितना सिखाया और हमने कितना सीखा। अब ये पढ़ो, इसको सेंटेंस को पढ़ो। Meaning of accounting. Accounting is a process of identifying, measuring, recording the business transaction and communicating thereof the required information to the interested user. Accounting as a source of information system is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the economic event of an organization to interested user of the information. Users of accounting informations. Accounting play the significant role in society by providing information to management at all levels and to those having a direct financial interest in the enterprises, such as present and potential investors and creditors. Accounting information is also important to those having direct financial interests, such as regulatory agencies, tax authorities, customer labor union, trade associations, stock exchanges, and other. रुको 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 Quality. रुको रुको रुको, एक 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 करके इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो भी इसमें नीचे लिखे हैं कि इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि उसको हमें यह बताना है कि चैप्टर ने ये बताया हमें कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना किसी चीज को। जैसे एसेट को आइडेंटिफाई करना, एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, ये आइडेंटिफिकेशन हमने सीखा। मेजरमेंट, मेजरिंग सीखा। मेजर सीखा, मेजरमेंट मतलब कि मापना सीखा कि किसको किस में मापेंगे। ठीक है, एसेट में मापेंगे, किस में मापेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर एंटिटी से दूसरी पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर हेड में जो भी पैसा जाता है उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ रिक्वायर्ड टू इंफॉर्मेशन यूजर, यानी कि पहले तो रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को, और फिर रिकॉर्ड करके उसको बताना। किसको बताना? सारे इंटरेस्टेड यूजर को। अब बिजनेस में तो भाई सबका इंटरेस्ट रहता है। कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको भी इंटरेस्ट रहेगा कि भाई प्रॉफिट में चल रही है कि नहीं चल रही, पता चले कल को मेरे को निकाल दें, सैलरी ना हो देने के लिए। तो ऐसे ओनर का भी इंटरेस्ट रहता है, सामान लेने वाले का भी और देने वाले का भी। तो जितने भी स्टेक होल्डर बिजनेस में होते हैं, जितने भी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सबको कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का मेन काम है। अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ही लिया है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो है ही ना, यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो हमें भाई टैक्स अथॉरिटी एक्सटर्नल पार्टी है उसको भी देना है, भाई किसी से लोन लिया है इंटरेस्ट है उसको भी देना है, स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो गवर्नमेंट के नॉर्म है सेबी के, वहां पे भी हमें स्टॉक एक्सचेंज पे भी रिपोर्ट करना है। ये यूनियन की लेबर होती है, बड़ी कंपनी होती है। तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनकी लेबर यूनियंस होती हैं। यूनियंस को भी डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, कस्टमर अथॉरिटी, ये सबको डेटा प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का काम है। अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वांटिटी, अभी ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन यूजफुल इट शुड पोसेस द बिलो क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस एंड कंपेरेबिलिटी, ये हम अच्छे से पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग में ये चारों चीजें होना जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन है रिलायबल होना चाहिए, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए,
भाई वो समझने के लायक भी होने चाहिए, उल्टा पुल्टा इंफॉर्मेशन, एसेट का एक्सपेंस, एक्सपेंस का एसेट, ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग वेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलेवेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलिवेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी, उसके रेलिवेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। ये भी जैसे मेंटेन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करना ही मेन पर्पज होता है अकाउंटिंग का। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल की पोजीशन यानी कि कितना एसेट है कितनी लायबिलिटी है, ये पोजीशन होती है एक बिजनेस की, उसको देखना। मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द ग्रुप यूजर, सब यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग is not an end of in itself, it is a mean to an end, it play a role of a language of business। पहले ही डिस्कस किया है कि ये लैंग्वेज की तरह, भाषा की तरह काम करता है। भाषा का क्या काम होता है, कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही बिजनेस की जो भी कम्युनिकेशन होती है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से होती है। ये हमें हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करता है, करंट इकोनॉमिक रियलिटी बताता है, और इसके अलावा क्या रोल रहता है इसमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी रहता है, सर्विस ऑफ यूजर रहता है। चलो एक कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हमने रीड आउट किया है। प्रैक्टिस, डिफाइन द अकाउंट, अकाउंट को डिफाइन करो। अकाउंटिंग को डिफाइन करने के लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे डिफाइन करोगे कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे डिफाइन करोगे भाई? Accounting is used for identification, measuring or record of data. इट्स वर्क एज ए लैंग्वेज ऑफ फॉर बिजनेस। ठीक है। सेकंड है स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई एक एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट बनता क्या है? भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उससे बनता क्या है, अल्टीमेट क्या निकल के आता है? कोई भी एक एंड प्रोडक्ट बता दो, क्या बनता है उससे? प्रोडक्ट नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके? हम मेजरिंग करते हैं, हमारे पास एसेट कितना है, मेजर, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल ये तो ठीक है, मेजर करते हैं, ये तो मेजर करते हैं एसेट कितने, लायबिलिटी कितने। तो उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी तो बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये एंड प्रोडक्ट हैं इसके। ठीक है। न्यूमरेट मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंट हमें क्या क्या बताता है, क्या क्या सिखाता है अकाउंटिंग हमें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या अकाउंट को किस लिए यूज किया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए, रिकॉर्ड पिछला प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। और पुरानी इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को। और ये है ना 5 नंबर, ये तो था। ठीक है। अभी अगला जो क्वेश्चन है, स्टेट हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूजर कौन कौन होते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करता है, कौन कौन यूजर होते हैं अकाउंटिंग के? बिजनेस में काम आता है अकाउंटिंग। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यूजर कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग के यूजर, कौन कौन यूज करता है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग बन गया, ठीक है, उसको यूज भी तो कोई करना चाहिए ना, ऐसे बना के रख देने से क्या है? कौन कौन यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? जो भी अकाउंट बना है उसको यूज कौन करेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैंने बना ली, उसको यूज कौन करेगा? मैं कोई चीज बनाता है तो कोई उसके यूज होंगे तभी तो बनाता है ना कोई चीज कोई। भाई आपकी मम्मी सब्जी बनाती है, उसको कोई यूज करेगा तभी ना बना रही है। नहीं, नहीं बनाने का पर्पज क्या है उसका? फिर तो कोई पर्पज ही नहीं, बना के रख दो बस, कौन यूज करेगा उसको? प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पता करने के लिए,
नहीं, और ये तो ठीक इकोनॉमिक। है, ये तो पता करने के लिए तो हो गया यूज। भाई ये मैंने पता कर लिया। अब पता करा किसने ये? कौन पता करता है? किसको चाहिए हिस्ट्री? किसको चाहिए? किसी को चाहिए हिस्ट्री? किसको चाहिए? उसी को ओनर। पूछ रहा है कि यूजर कौन है, वो हिस्ट्री को जानना कौन चाहता है। ओनर ओह, ठीक है, ओनर जानना चाहता है, और कौन जानना चाहता है? और एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉय भी एक यूजर है अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन का। एम्प्लॉय हो गया। और किस किस को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? कौन कौन यूज करता है उस इंफॉर्मेशन को? स्टेक होल्डर कौन होता है? बिजनेस चल रहा है, मैंने किसी से सामान उधार खरीद लिया, क्रेडिटर, क्या उसको नहीं चाहिए मेरी क्रेडिट। फाइनेंशियल पोजीशन? भाई मैं उसको पैसा दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? उसको पता होना चाहिए ना मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ, उसको भी मेरा पता होना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पता चले मैं कोई खराब आइटम बना दूं या कुछ गलत आइटम बना दूं, मैं ठीक से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना? गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन की यूजर होती है, उसको भी डिटेल चाहिए। बैंक को भी आपकी डिटेल चाहिए। तो बहुत सारे यूजर होते हैं जिसको आप कंपनी के फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। बताओ। लॉन्ग टर्म लेंडर्स, स्टेट द लेंडर नेचर का क्या ऑफ। मतलब? लेंडर का मतलब? लेंडर मतलब होता है, अ, हम किसी को कुछ लैंड करते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, बैंक किसी को पैसा देता है, वो लेंडर हो गया। और जो जो पैसा लेने वाला है वो बोरोवर हो गया। बताओ। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर। जो लॉन्ग टर्म लेंडर होते हैं उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? किस नेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए होते हैं वो, है? जो डेटर या क्रेडिटर वगैरह। उनको, लॉन्ग टर्म लेंडर को हमारे नेट एसेट से मतलब होता है, हमारे पास लैंड जो कैपेसिटी है वो कितनी है। हु आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से होते हैं और इंटरनल यूजर कौन से होते हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इंटरनल इंटरनल यूजर तो हो गए, ओनर हो गया, हाँ, ठीक है। एम्प्लॉय हो गया। नहीं नहीं, एम्प्लॉय जो है उसको एक्सटर्नल यूजर में रखा जाता है, हमने ऊपर पढ़ा था। एक्सटर्नल यूजर में क्रेडिटर भी हो गया। हम्म, ठीक है। क्रेडिटर हो गया। न्यूमरेट इंफॉर्मेशन नीड टू मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को चाहिए होती है वो क्या क्या होती है? मैनेजमेंट को तो चाहिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाहिए पुराना, कि हमने पूरे पहले कितने में लिया था और अब कितने में ले रहे हैं, हम घाटे में तो नहीं जा रहे। हम्म। प्रॉफिट लॉस पता करना हो तो, और हम्म। इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन पता करनी होती है। ठीक है। गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के 3 एग्जांपल। रिवेन्यू का मतलब बताना एक बार दोबारा, कि हम पैसा अर्न करना रेवेन्यू, किसी भी से, या हम रेवेन्यू का मतलब फ्यूचर, सेल्स। सेल्स। पैसा अर्न, सेल्स। हम्म, सेल करना। रेवेन्यू का मतलब है कुछ सेल किया आपने। तो गिव 3 एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू, जैसे स्पाइसेस हो गए, हम सेल करते हैं इसको, यही बताना हम्म, है क्या?
स्पाइसेस हो गए दिस और दिस सर्विस और गुड्स दूसरे को रेंडर करना, वो क्या है? सेल्स है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू डायरेक्ट मतलब ऑपरेशनल रेवेन्यू भी हो सकता है और नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू भी हो सकता है, यानी कि हमने कोई इंटरेस्ट गेन कर लिया अपने, तो नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू हो गया। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर एंड प्रॉफिट एंड गेन। डेटर और क्रेडिटर में डिफरेंस बताओ और प्रॉफिट एंड गेन में डिफरेंस बताओ। डेटर तो वो होता है जिससे हमने पैसा लेना होता है, क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसा देना होता है। अच्छा, तो मैं, और एक बैंक है जिससे मुझे पैसा, जिसमें मैंने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, तो क्या मैं उसको डेटर बोल दूंगा? जिस बैंक में मैंने पैसा नहीं, रखा हुआ है। जिससे हम माल वगैरह खरीदते हैं उसको ही कहते हैं क्रेडिटर, और ये तो डेब्टर हाँ, तो जो हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो ऑपरेशनल जो बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी हैं, जो भी उसके खर्चे हैं, चाहे डायरेक्ट रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड, उनके भी लेनदार देनदार जो होते हैं, उसी को डेटर क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव टू रीजन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को मानते हो तो दो एग्जांपल दे दो मेरे को, कंपेरेबल क्यों होनी चाहिए, दो रीजन दे दो। दो रीजन बता दो कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो कंपेरेबल क्यों होनी चाहिए। कंपेरेबल तो यूं जैसे हमने पुराना कोई रिकॉर्ड है हमारा अकाउंटिंग का, जैसे हमने पुराने कोई स्पाइसेस खरीदे या कोई मशीनरी खरीदी, वो हमने पुराने समय में या पिछले साल में हमने वो 500 की खरीदी और अब हम 600 की खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंपेयर करके देखना होता है हम कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं या उसमें जा रहे हैं लॉस में। कहने का मतलब है वी नीड टू आइडेंटिफाई इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इज अ रीजन फॉर कंपेरेबल। ये हो गया। दूसरा बताओ। प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। इकोनॉमिक वेरिएबल तो उसी में हो गए, मतलब दो दो रीजन। कोई एक रीजन तो जैसे कि आपने बता दिया कि प्राइस डिटर्मिनेशन, हिस्टोरिकल प्राइस डिटर्मिनेशन। We can identify the historical means price difference price time या historical price by the comparing of accounting information. And second, ये हो गया, मतलब एक कंपैरिजन किया हमने पास्ट और करंट ट्रांजेक्शन का, तो क्या होता है हमें पता चलता है हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द गुड्स। और सेकंड एक और बता दो, दूसरा रीजन कोई, अगर आपको कुछ मतलब अभी तक पढ़ाई से कुछ समझ आया कि एक रीजन और ये हो सकता है। हिस्टोरिकल होगा और मेंटेनेंस होगा। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। ओके, कोई नहीं। मतलब आपका थॉट प्रोसेस सही है। जो मैंने आपको ऊपर ये चैप्टर दिया है ना, इसको एक वापस से रीड आउट करना। इस हेडिंग को मैं कल दोबारा से पूछूंगा, कंपेरेबिलिटी वाले क्वेश्चन को। ठीक है? मुझे कल, अभी मैं बताऊंगा नहीं, मुझे चाहिए तुमसे इसका आंसर। इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, विच ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वायलेटेड? इसका आंसर क्या है? जल्दी बताओ भाई। कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर क्लियरली प्रेजेंटेड नहीं है, तो उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का वायलेट हो गया, मतलब कैसे वायलेट कैसे हो गया, मतलब वायलेशन कैसे हो गया उसका? क्योंकि हमें क्लियरली पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना क्या है। हम्म
तो उससे क्या जैसे होगा? हमें यूं नहीं पता कि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम पता नहीं लगा सकते हमारे पास कितनी क्या चीज है, प्रॉफिट में जा रहे हैं, अच्छा, लॉस में जा रहे हैं, या हमारी क्वालिटेटिव फाइनेंशियल। कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं इसके? 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिलायबिलिटी, 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 कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अनकंपेरेबिलिटी शायद। नहीं, अनकम्पेटेबिलिटी कहाँ से आ गई? अंडरस्टैंडेबिलिटी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, और क्या है एक और? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जो भी अ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी जो है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को बताने वाले 4 शब्द। क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की, उसको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उस फैक्टर को, उन 4 चीजों को, कौन सी 4 चीजें हैं जिनको हम चेक करके ये बता सकते हैं, जिसको हम देख के ये बता सकते हैं कि अगर ये 4 चीज है तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी रखती है, अदरवाइज क्वालिटी नहीं रखती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्वालिटी रखती है कि नहीं रखती है? 4 चीजें जिनके आधार पे हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। कंपेरेटिबिलिटी बोला है ना आपने? और हाँ। उसके अलावा चौथा क्या है? अभी तो पढ़ा था यार। रेलिवेंस, रेलिवेंस। रेलिवेंस। रेलिवेंस इसलिए तुम्हारी माइंड में नहीं आया कि तुम्हें रेलिवेंस अभी समझ नहीं आया। रेलिवेंस शायद इस वजह से कल रेलिवेंस को पढ़ना, और रेलिवेंस के क्वेश्चन में पूछूंगा कि रेलिवेंस क्या होता है। अभी तुम्हें पता है ये, तुम्हें बाकी चीजें तो सब तुम, मतलब कंपेरेबिलिटी तुम्हें पता है क्या होता है, रिलायबिलिटी तुम्हें पता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी तुम्हें पता है। रेलिवेंस शायद तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि रेलिवेंस, रेलिवेंस का क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रेलिवेंस कहाँ से आ गया, है ना? इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है या नहीं है, ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। अगर रेलिवेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन रेलिवेंस नहीं है, तो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। अकाउंटिंग में काफी एस्टिमेट लगते हैं। अकाउंटिंग में क्या है, बहुत सारे एस्टिमेट लगते हैं कई बार, और एस्टिमेट से भी अकाउंटिंग, बहुत बार हम जब प्रोविजनिंग करते हैं तो हमें एस्टिमेट लगाने होते हैं। भाई वो एस्टिमेट जो मैंने लगाए, वो रेलिवेंस भी है कि नहीं है? पता चले मेरा रेलिवेंस ही आ ही नहीं रहा, रिलेट ही नहीं कर रहा मेरा कुछ भी चीज। रिलेट का मतलब कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कनेक्शन, कनेक्शन क्या अकाउंटिंग में तो क्या, पैसा घूमता है भाई। पैसा अगर एक जगह से दूसरे जगह, तीसरी जगह, चर्च, सब जगह घूम रहा है, उसमें रेलिवेंसी है या नहीं है? पता चले एसेट से मेरा एक्सपेंस में जा रहा है, और एसेट जितना था उतना एक्सपेंस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो भाई ये रेलिवेंट तो हुआ नहीं। मेरे 100 रुपए का टोटल एसेट था और मैंने खर्चे में दिखा दिया 110 रुपए, ये 10 रुपए कहाँ से आ गए? तो ये रेलिवेंसी है कि नहीं है इंफॉर्मेशन रिलेटेड, वो उसके अंदर कोई ऐसी रेलिवेंसी है या नहीं है इंफॉर्मेशन में? अकाउंटिंग मीनिंग ऊपर पढ़ लेना, मैं कल से तुम इसके बारे में तुम्हें डिटेल से पूछूंगा। ठीक है, तुमने पढ़ा नहीं, मैंने शेयर किया था ना चैप्टर को। जो चीज पढ़ो, जो समझ नहीं आए, वो नेक्स्ट डे मेरे से वापस पूछो। तुमने अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, पीछे जो भी पढ़ाया है वो सारा समझ आ गया है? समझ नहीं आया है, कुछ कुछ चीजें तुम्हें रेलिवेंसी नहीं समझ आया था। अगर समझ आ गया होता तो तुम याद करने की, देखो समझने के बाद क्या होता है ना, चीजों को याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाती हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, ग्रैस कर लेते हो, तो उसको बाय मीनिंग नहीं जाते, मतलब बुक्स के वर्डिंग पे नहीं जाते। बुक की वर्डिंग के अलावा अगर आपको ये समझ आ गया ना कि वो चीज है क्या, और वो कैसे है और क्यों है,
तो आप फिर आपको बार बार चीजों को है ना याद करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप उसकी रटी रटाई डेफिनेशन भूल जाओ, लेकिन उसका मीनिंग, उसका पर्पज नहीं भूलोगे। ठीक है, मेन चीज है हमें बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में बहुत मेन होते हैं। और पूरी अकाउंटिंग जब एडवांस अकाउंटिंग तक जाती है और सीए वगैरह के एग्जाम तक जाती है, तो ये सारी चीजें आपके, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होता ना, तो ये बड़ी दिक्कत कर जाता है कई बार। ठीक है, फिर आपका कहीं का कहीं ट्रांजेक्शन को लगा देते हो, तो आपको चीजें फिर सही जगह पे प्लॉट नहीं कर पाते आप। चलो कोई नहीं, आगे करते हैं। आगे करते हैं 12 नंबर, द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज ओवर द पीरियड, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। रोल ऑफ अकाउंटिंग का जो है वो टाइम के साथ चेंज हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है कि अकाउंटिंग का कुछ रोल पहले कुछ कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं? नहीं लगता, सेम ही है, बस यूं है। नहीं, रोल ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअली पहले से थोड़े से चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं है। पहले स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी, तो 6,000 साल पहले, तो उसके पर्पजेस कुछ कम थे। उसके बाद पर्पज जो हैं, उसकी इंफॉर्मेशन के जो पर्पज हैं, वो जो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन और की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके रोल भी बढ़ते जाते हैं। ये कई बार बहुत सारे नए नए रोल भी आ जाते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब रोल चेंज स्टार्ट हुए थे, उससे जो अकाउंटिंग के रोल हैं वो इनहेंस हुए हैं। गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म। ये जो टर्म है, फिक्स एसेट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कैपिटल, इनको आप समझ चुके हो, वापिस से बताने की जरूरत है? नहीं। डिफाइंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, रेवेन्यू को डिफाइन करो, एक्सपेंस को डिफाइन करो, बहुत बार कर चुके हैं हम। रिवेन्यू, रिवेन्यू तो सेल एक्सपेंस खर्चा है। डिफाइन करो, एक एक प्रॉपर सेंटेंस बनाओ कि भाई हाँ ये रेवेन्यू हो गया। ऐसा कुछ सेंटेंस बना सकते हो? रीड आउट करके बता सकता हूँ मैं बाद में, ठीक अभी है, तो हिंदी में ही किया। ठीक है, कोई नहीं, इसमें नीचे जो है आंसर भी दिए हुए हैं इसी में, यहीं पे, तो आप उससे चेक कर सकते हो इसी में। तो ये जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कल सारे पूछूंगा आपसे। ये सारे चैप्टर पढ़ के ये सारे क्वेश्चन कल तुम्हारा जो है इसमें ये टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, और ये अंडरस्टैंडिंग है, इनको चेक कर लेना। कल इसका मैं 5 क्वेश्चन तुम्हें इसी में से दूंगा, या इसी तरीके से दूंगा, और उसका टेस्ट होगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई मशीनरी कहाँ पे किस में आएगी, करंट एसेट में आएगी, नॉन करंट में आएगी, लायबिलिटी आएगी,